नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में राजेंद्र नगर उपचुनाव के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने बुधवार को कहा कि विधानसभा क्षेत्र में शराब की दुकानें 21 जून शाम 5 बजे से 23 जून को मतदान संपन्न होने तक बंद रहेंगी। आबकारी विभाग की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया कि ड्राई दिवस मतगणना के दिन भी रहेगा और यानी शराब की दुकानें 26 जून को भी बंद रहेंगी। आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव के लिए सीट से अपने एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक को टिकट दिया है, जबकि भाजपा ने पूर्व पार्षद राजेश भाटिया पर भरोसा जताया और कांग्रेस ने भी पूर्व पार्षद प्रेमलता को टिकट दिया है। राजेंद्र नगर सीट से आप के राघव चड्डा विधायक थे, लेकिन राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, एक अहम फैसला सामने आया जिसमें यह कहा गया है कि 21 जून से 23 जून तक जो शराब की दुकान है वो बंद रहेंगी। इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जी, दिल्ली के अंदर की जिस तरीके से उपचुनाव एक सीट पर करवाए जा रहे हैं, यानी कि राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर, क्योंकि राजेंद्र नगर विधानसभा के जो पहले विधायक थे वो थे राघव चड्डा। अब उनको राज्यसभा सांसद बना दिया गया, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं राजेंद्र नगर विधानसभा की जो सीट है वो बिल्कुल खाली हो चुकी है और इसी को लेकर अब कह सकते हैं कि उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से उपचुनाव करवाए जा रहे हैं उसकी जो मतगणना होगी वो लगभग 23 जून को होगी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने अब शराबकारी यानी कि आबकारी जो नीति है उसके अंदर कहीं ना कहीं छुट्टी जो रखी गई है, यानी कि जो आबकारी जो नीति है उसके अंदर कहीं ना कहीं 21 जून शाम 5 बजे से लेकर 23 जून शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें जो हैं वो इस विधानसभा यानी राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर लगभग बंद रहेंगी। मगर यहाँ पर बात करें जिस दिन मतगणना होगी उस दिन यानी 26 जून को भी शराब की दुकानें जो है वो बंद रहेंगी और लगातार ये कोशिश की जा रही है शराब की दुकानें ना खुल पाए। मगर दिल्ली सरकार के इस कदम से कहीं ना कहीं शराब के जो चाहने वाले हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं दिक्कतें आती नजर आएंगी। मगर दिल्ली सरकार के इस कदम से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है इस कदम को अच्छा बताती नजर आ रही है और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर जिस तरीके से चुनाव करवाए जा रहे हैं उसके अंदर कोई भी गतिविधि ऐसी ना हो जिसकी वजह से चुनाव में कहीं ना कहीं विघ्न होता हुआ नजर आए। मगर जिस तरीके से बात करें आम आदमी पार्टी के जिसको टिकट दी गई है वो है राघव चड्डा जी, जिनको एमसीडी का प्रभारी बनाया गया था। अब वो विधान कह सकते राजेंद्र नगर विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ बात करें भाजपा की, तो भाजपा के भी जो पूर्व निगम पार्षद राजेश भाटिया जी, उनको भी कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से टिकट दी गई है। कांग्रेस की तरफ की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी पूर्व निगम पार्षद प्रेमलता को भी टिकट दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो भरोसा जताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं निगम पार्षदों के या फिर निगम अधिकारियों के ऊपर भरोसा जताया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से राजेंद्र नगर विधानसभा की, तो राजेंद्र नगर विधानसभा को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती नजर आ रही है और यहाँ तक ये भी कोशिश की जा रही है कि उपचुनाव के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जिससे कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर विघ्न पड़ता हुआ नजर आए। जी राजीव, अगर बात की जाए उपचुनाव की, तो उपचुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां अभी तक कर ली जा चुकी है? जिस तरीके से शराब की दुकानों को यहाँ पर बंद कर लिया गया है, 21 जून से 23 जून तक शराब की दुकानें पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई हैं, कोई शराब नहीं बेची जाएगी। तो इसके अलावा और क्या कुछ तैयारियां उपचुनाव को लेकर की गई हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 21 जून शाम 5 बजे से लेकर 23 जून शाम 6 बजे तक लगभग शराब की दुकानें जो है बंद रहेंगी और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है शराब की वजह से कहीं ना कहीं जो विघ्न आता है यानी कि चुनाव के अंदर वो नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस भी लगातार कोशिश करती नजर आ रही है और जिस दिन मतगणना होगी उस दिन भी कहीं ना कहीं शराब की दुकानें जो है वो लगभग बंद रहेगी। यानी कि 26 जून को भी शराब की दुकानें दिल्ली सरकार की तरफ से घोषणा की गई है, 26 जून को भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार चुनाव के अंदर अक्सर देखने को मिलता है कि शराब का इस्तेमाल किया जा रहा है, पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी संजीदा होती नजर आ रही है, दिल्ली पुलिस भी संजीदा होती नजर आ रही है और लगातार यह कोशिश की जा रही है इस सीट के अंदर यानी राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो सके। मगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस लगातार इस इलाके के अंदर यानी कि राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर लगातार पुलिस गश्त भी बढ़ाई गई है और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है चुनाव प्रचार के अंदर भी किसी तरीके की कोई भी ऐसी घटना ना घट सके जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होते हुए नजर आए। जी राजीव, इस पूरे उपचुनाव में सीधा मुकाबला किस किस उम्मीदवार के बीच में दिख रहा है?
देखिए, बात करें जिस तरीके से लगातार राजेंद्र नगर विधानसभा की सीट को लेकर जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं और सीधे टक्कर की बात करें तो दुर्गेश पाठक की जो टक्कर है वो कहीं ना कहीं भाजपा के राजेश भाटिया है उनसे जरूर की जा रही है, क्योंकि राजेश भाटिया पहले भी कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से निगम के चुनाव लड़ चुके हैं और लगातार वो भी जीत भी हासिल की थी। मगर राजेंद्र नगर विधानसभा की बात करें तो राजेंद्र नगर विधानसभा जो है वो राघव चड्ढा के लिए भी एक नई सीट है, और राजेश भाटिया के लिए बात करें तो राजेश भाटिया के लिए भी एक नई सीट है। तो यानी कि इस राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर तीनों ही जो है वो कहीं ना कहीं निगम से जुड़े हुए हैं, यानी कि दुर्गेश पाठक की बात करें तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कह सकते हैं निगम के अधिकारी रहे हैं चुनाव के। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की तो भाजपा के जो राजेश भाटिया है वो भी कहीं ना कहीं निगम पार्षद रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो प्रेमलता जो है वो भी पूर्व निगम पार्षद रही है। मगर सीधी टक्कर जो बात करें वो दुर्गेश पाठक की और राजेश भाटिया के बीच में नजर आ रही है। जी राजीव, क्या लग रहा है इस पूरे उपचुनाव में जो चुनावी समीकरण है वो किस ओर बह रहा है? अगर लोगों की बात की जाए और जो ये उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, तो ये उम्मीदवार किन मुद्दों को लेकर, अपने जो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर ये जनता के सामने जाएंगी, और जनता के सामने जो चुनावी समीकरण है वो किस ओर बहता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जब बात करें तीनों ही पार्टियों के जो लोग हैं यानी कि जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जनता से कहीं ना कहीं जुड़कर काम किया जाए, और जो उनके मुद्दे हैं चाहे वो बिजली के हों पानी के हों, लगातार यही कोशिश की जा रही है कि हर पार्टी यही कोशिश कर रही है कि उन्होंने अच्छा बेहतर काम किया है इसीलिए वो केंद्र के अंदर बैठे हैं या फिर राज्य के अंदर बैठे हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दुर्गेश पाठक की, तो दुर्गेश पाठक भी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर राज्य कैसे राजेंद्र नगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी की समस्या देखने को मिल रही है, और दुर्गेश पाठक कहीं ना कहीं इसी समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जनता की बात करें तो जनता कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर दुर्गेश पाठक को भी घेरती भी नजर आ रही है। मगर यहाँ बात पर राजेश भाटिया की, तो राजेश भाटिया जिस तरीके से निगम पार्षद है वो भी लगातार निगम के कह सकते हैं तैयारी को लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना काल के अंदर केंद्र सरकार ने किस तरीके से कार्य किया है, वो आगे अगर इस विधानसभा पे आते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी बेहतर काम करेंगे। मगर जनता को समझना होगा कि बेहतर काम कौन करेगा, या फिर दुर्गेश पाठक करेंगे या राजेश भाटिया करेंगे या फिर प्रेमलता करेगी। मगर कहीं ना कहीं जो फैसला है वो जनता के हाथ में है। अब देखना होगा जनता किस तरीके से तीनों पार्टियों में से किसको चुनती है। जी राजीव, जिस तरीके से शराब की दुकानों को यहाँ पर बंद करने का फैसला लिया गया है, तो इसे लेकर लोगों का क्या रिएक्शन सामने आया है, या किसी कोई पार्टी का कोई रिएक्शन सामने आया है, या लोगों का कोई रिएक्शन सामने आया है शराब की दुकानों को अगर बंद करने का ये फैसला लिया गया है इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार की तरफ से जैसे अहम कदम उठाया गया है कि 21 जून से लेकर शाम 5 बजे से लेकर और 23 जून तक जब तक वोटिंग चलेगी जब तक कहीं ना कहीं इसको शराब की दुकानों को बंद रखा जाएगा। 26 जून को भी शराब की दुकानों को बंद रखा जाएगा। मगर दिल्ली सरकार से इस कदम से कहीं ना कहीं जो शराब के चाहने वाले हैं उनको जरूर दिक्कतें होती नजर आएगी। मगर इस कदम को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली भाजपा की बात करें, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है वो भी लगातार कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आए। कि पहले भी कहा जा रहा था कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं नशे का शिकार बनाया जा रहा है। तो दिल्ली सरकार ने उस समय बंद नहीं किया जिस समय जिस लोगों ने प्रदर्शन किया, भाजपा ने भी प्रदर्शन किया। मगर अब जब कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर रखते हुए 2-3 दिनों के लिए दुकानों को बंद करने की जो फैसला लिया गया है उससे तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है कि कोई चुनाव के अंदर कोई भी बिगड़ ना पड़ता हुआ नजर आए। मगर जो शराब के जो माफिया हैं वो कहीं ना कहीं पहले से ही शराब को खरीद कर चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करने की जरूर कोशिश करेंगे। जी लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और राजीव तिवारी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से अगर बात की जाए सत्येंद्र जैन की, तो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी जो है उपचुनाव को कहां तक प्रभावित कर सकती है? क्योंकि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो जाती है और कहीं ना कहीं एक तरीके से आपकी जो इमेज है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नजर आ रही है, तो ये कितना उपचुनाव को प्रभावित कर सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर, जो ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की गई थी हवाला के पैसे को, लेन देन को लेकर, मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं जो पहले जो छवि थी वो कहीं ना कहीं अब बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर भी कहीं ना कहीं राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक यही मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, वो कहीं ना कहीं ईडी की गिरफ्त में है और लगातार हवाला को पैसे का इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं इस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। तमाम जो आरोप है वो भाजपा की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं एक संदेश देती हुई नजर आ रही है कि केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को कहीं ना कहीं अपने इशारे पर नचाती हुई नजर आ रही है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो दिल्ली सरकार के या फिर कहे आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं उनको फर्जी केस के द्वारा कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं दुर्गेश पाठक को इस मुद्दे से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूर नुकसान होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली की जनता के बीच में कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन की जो छवि थी वो भी कहीं ना कहीं साफ थी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री थे, बेहतर काम किए गए थे कोरोना काल के अंदर भी। मगर कहीं ना कहीं इस छवि को लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो मैसेज गया हुआ है वो कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि जो हवाला का पैसा है कहीं ना कहीं इस पार्टी के द्वारा भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया गया है। मगर भाजपा के जो तमाम नेताओं की बात करें तो ईडी वाले मैटर को लेकर, यानी कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तारी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए कि आम आदमी पार्टी जब आई थी तो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा, झाड़ू का चुनाव चिन्ह भी इसीलिए रखा गया था कि भ्रष्टाचार को खत्म करके झाड़ू से साफ किया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की अभी तक गिरफ्तारी है, और कहीं ना कहीं संजय सिंह के ऊपर भी कहीं ना कहीं आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं कि संजय सिंह की भी गिरफ्तारी की जा सकती है, तो कहीं ना कहीं आरोप जरूर लगते हुए नजर आ रहे हैं। मगर देखना होगा कि ईडी के द्वारा तमाम जो कह सकते सबूत है वो किस तरीके के होंगे, और यहाँ तक कि ईडी के द्वारा पिछले 2-3 दिनों के अंदर भी कहीं ना कहीं रेड लगती हुई नजर आई, जो सत्येंद्र जैन के घर से कहीं ना कहीं काफी पैसा भी मिला, जिससे लगभग कह सकते हैं 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बताई जा रही है, 133 सोने के सिक्के भी मिले हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो जरूर बिगड़ती हुई नजर आई है। जी राजीव, जिस तरीके से बात की जाए शराब की दुकानों को बंद करने का ये अहम फैसला केजरीवाल सरकार द्वारा लिया गया है, तो इसके अलावा कोई और फैसला भी केजरीवाल सरकार द्वारा लिया गया है? देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से चुनाव के मद्देनजर रखते हुए शराब की दुकानों को बंद करने का जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इसको सराहनीय बता रही है। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से और भी कोशिश की जा रही है। जो नए उपराज्यपाल बने हैं वीके सक्सेना जी, वो उनसे भी कहीं ना कहीं बातचीत की जा रही है, ताकि दिल्ली के अंदर जो पानी की जो कमी है जिसको लेकर भाजपा लगातार घेरती हुई नजर आती है, और चुनाव के अंदर भी कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को ज्यादातर रखा जा रहा है राजद भाटिया के द्वारा भी, तो कहीं ना कहीं जो पानी की कमी है राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर या फिर और इलाकों के अंदर, उस कमी को भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो दूर करने की कोशिश कर रही है। और जहां भी दुर्गेश पाठक के चुनाव प्रचार के अंदर लोगों की जो शिकायतें मिल रही हैं, तो पहले उन्हीं इलाकों के अंदर या फिर कहें उन्हीं गलियों के अंदर या फिर उन्हीं मोहल्लों के अंदर लगातार कोशिश की जा रही है कि पानी की कमी से किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। मगर कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ही अगर इस तरीके की तैयारी कर ली गई होती तो कहीं ना कहीं दुर्गेश पाठक को जनता का जो विरोध का सामना है वो नहीं करना पड़ता। जी राजीव, जिस तरीके से अगर बात की जाए उपचुनाव को लेकर, तो उपचुनाव के लिए कितने बजे से जो मतदान की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी, और जो मतदान स्थल है वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें जिस दिन मतदान होगा, यानी कि 23 जून को जब मतदान होगा, तो वो लगातार कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ की बात करें तो पोलिंग बूथ पर लगातार कोशिश ये की जाएगी दिल्ली पुलिस के द्वारा भी कि किसी भी तरीके की घटना ना घट सके। मगर जिनके पास आधार कार्ड होगा वो ही अंदर जा सकते हैं, या फिर कहें उनके अपने पास डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ही अंदर जा सकते हैं अपना वोट डालने के लिए। मगर पूरे इलाके के अंदर, यानी कि राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर दिल्ली पुलिस की जो गश्त है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और यहाँ तक कि ये भी कोशिश की जा रही है चुनाव प्रचार के अंदर किसी भी तरीके की घटना ना घट सके। मगर यहाँ पर बात करें तमाम पार्टियों की, तमाम पार्टी भी कहीं ना कहीं वोटर को रिझाने के लिए बड़े बड़े वादे करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं यही कहती नजर आ रही है कि केंद्र सरकार जो है वो भाजपा जो है वो केंद्र सरकार के अंदर बैठी हुई है, उनके द्वारा लगातार भ्रष्टाचार की गई है। दिल्ली सरकार की क्या है, तो दिल्ली सरकार ने भी लगातार भ्रष्टाचार किया है। तो लगातार तमाम मुद्दों के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। मगर जनता के पास कहीं ना कहीं माध्यम जरूर है वोट डालने का, और यहाँ तक कि ये भी सोचने का जो तरीका है कि उनके पास कि किसको वोट करना है और किसको नहीं करना है, और उनके इलाके के अंदर किसने अच्छे बेहतर काम किए हैं और किसने नहीं किए हैं।
हैं। मगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार बिजली फ्री और पानी फ्री को लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाती हुई नजर आ रही है, और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा सुविधाएं जनता को दी जा सकती है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार अब बिजली को भी कहीं ना कहीं कमर्शियल करने वाली है, और लगातार ये भी कोशिश कर रही है जिनको जिनको जरूरत होगी फ्री बिजली की उनको ही दी जाएगी। महिला की जो बस का किराया है वो भी कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार इसको भी लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है। मगर तमाम मुद्दों के साथ साथ कहीं ना कहीं जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन देखना होगा कि किसी भी तरीके की घटना ना घट सके और चुनाव प्रचार जो है वो शांतिपूर्ण कह सकते हैं होते हुए नजर आए। मगर देखना होगा दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से कितनी कोशिश कर रही है और तमाम पार्टियां अपनी तरफ से कितनी कोशिश कर रही है। मगर जो शराब का जो इस्तेमाल कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर किया जाता है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इस तरह की घटना ना घट सके और शराब का इस्तेमाल ना हो, ये तमाम पार्टियां जो है वो कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। जी राजीव, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव 2022 और विधान परिषद चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, एक और जहां बुधवार को केशव देव मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए सपा से गठबंधन तोड़ लिया, तो वहीं आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा ने भी बागी तेवर दिखाने जो है शुरू कर दी है। ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने गठबंधन को लेकर नाराजगी जताई है। अरविंद राजभर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने सुभाषपा को नजरअंदाज किया, जो वादे सपा की ओर से किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी को केवल आश्वासन दिया गया, हम लोगों से कहा गया था कि विधान परिषद में सुभाषपा का एक कार्यकर्ता जो है भेजा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सपा ने प्रत्याशियों की घोषणा करके सुभाषपा को जो है निराश किया है। उन्होंने कहा कि हमारी शक्ति और संगठन पर सवालिया निशान खड़ा किया है और लोकसभा उपचुनाव में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और सुभाषपा के इस फैसले से सुभाषपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं हताश और निराश हैं। उम्मीद नहीं थी कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस प्रकार का निर्णय लेंगे। हम लोगों ने सोचा था कि भागीदारी है तो मिलेगी, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ। अरविंद राजभर ने अगले कदम को लेकर कहा कि हमने बैठक बुलाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछने के बाद जो भी फैसला होगा वो सामने होगा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति बार बार ठोकर खाता है तो संभलना भी सीख जाता है। राजभर ने कहा कि हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन बना रहे हैं, और लेकिन घटना को देखकर ये लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि जो गठबंधन है वो मजबूत हो। कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा जी ने जो बात कही है तो वो बात में दम तो है ही है, उन्होंने सही बात कहा है। उनकी भावना है, उनकी सोच है कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये उनकी सोच है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, हम अलग हो जाएंगे। गठबंधन में तो आप हैं ही, तो आपको क्या, आप उनके ट्वीट से उनके बातों से आप सहमत हैं? क्यों नहीं सहमत है? जो सच है तो सच को स्वीकार करना पड़ेगा सबको।
तो ऐसे में हम क्या लोग लगता है कि क्या- सुभाषपा की उपेक्षा सपा कर रही है? अब उपेक्षा, अब वही कहावत है कि जब हमारी इज्जतें नहीं है तो बेइज्जत कौन? आप उनके प्रमुख सहयोगी दल हैं, इज्जत। क्या नहीं है, प्रमुख सहयोगी बड़ी पार्टी वो है, हम लोग छोटी पार्टी वाले हैं। हम लोग अभी पूर्वांचल में जाने जाते थे, अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बाद से हम लोग अब पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जाने जा रहे हैं। ये कम है, एमएलसी क्या चीज़ है? गठबंधन करके हमने चाहे भाजपा से किया चाहे सपा से, इतनी तो ख्याति प्राप्त ही कर लिया कि अब लोग सवाल खड़ा करने लगे कि आपकी उपेक्षा हो रही है। फिर भी कहीं ना कहीं उपेक्षा के सवाल पे ऐसा लगता है सुभाषपा को कि सपा उपेक्षा कर रही है। नहीं, कोई उपेक्षा नहीं, जब हमारी इच्छा ही नहीं है तो कोई उपेक्षा क्या करेगा? फिर भी आप उनकी बातों से सहमत हैं अपने? हम उनकी बातों से सहमत हैं, हम गठबंधन के साथ हैं। बाई इलेक्शन मिलना चाहिए था। अब वो देखो भैया, हम 2 लाइन का बनाए हैं दोहा, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। तो हमारे मनसा नहीं है कि हम उनसे मांगने जाएं, चूँकि हमारे पास मात्र 6 ही एमएलए हैं और चाहिए मुझे 31। अगर मेरे पास 20 होते 25 होते तो फिर हम उसके हकदार होते। हमारी वो हैसियत नहीं है, तो हम अपनी हैसियत के हिसाब से ही चादर फेंक। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में लोकसभा चुनाव, उपचुनाव और विधान परिषद चुनाव को से पहले ही जो है सपा को बड़ा झटका लगा है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के भी बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, झटका 2024 का कहा जा सकता है और विधान परिषद और लोग नहीं कहा जा सकता विधान परिषद में, लेकिन कल जिस तरह से महान दल ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन खत्म किया और साफ तौर पे जो आरोप कह सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर लगा रहे हैं, वही महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान भी लगाते हैं और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि हमें इज्जत नहीं दी जा रही थी और कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे थे और कहीं ना कहीं महान दल ने कल समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन है 2022 के बाद, उसको कहीं ना कहीं अलगाव कर लिया और कहा जा सकता है कि उपचुनाव 2022 विधान परिषद से पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका जरूर कहा सकता है और लोकसभा चुनाव को एक बड़ा झटका कहा सकता है। कल जिस तरह से महान दल ने अलगाव किया तो वहीं ओम प्रकाश राजभर का भी बनाया और सब बयान आया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमारी इज्जत ही नहीं है तो हमें क्यों एमएलसी कहा सकता है कि राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा। और ये कल ओम प्रकाश राजभर ने भी बात कही थी और उनके बेटे ने भी कही थी और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि और उन्होंने कहा था कि 2022 की गठबंधन के दौरान ये बातचीत हुई थी कि हम सोहेल समाज पार्टी के एक सदस्य को हम विधान परिषद भेजेंगे और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि राज्यसभा भेजेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बिना भेजने का काम जिस तरह से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के लिए जो नेता है उनका ऐलान करने के बाद कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो ओम प्रकाश राजभर में भी दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कहा कि हमको नजरअंदाज करने का काम किया जा रहा है, जो वादे किए हमसे कहा गया था वो पूरे नहीं किए गए और साथ ही साथ में कहा कि हम कहा है कि विधान परिषद में सुभाषपा कार्यकर्ता को भेजा जाए, लेकिन वह कहीं ना कहीं सुभाषपा के प्रत्याशी घोषणा न करके समाजवादी पार्टी के जो नेता है उनकी घोषणा की और इससे कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। लोकसभा चुनाव से पहले अपनी शक्ति प्रदर्शित करने वाले थे और सुभाषपा के इस फैसले से सुभाषपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में हताशा जरूर नजर आ रही है और कहा जा सकता है कि उम्मीद नहीं कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस तरह का कुछ कर सकते हैं, इस तरह का निर्णय ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने निर्णय ले लिया। हम लोगों ने सोचा था कि भागीदारी मिलेगी क्योंकि भागीदारी की बात हुई थी और भागीदारी संकल्प मोर्चा भी था और जाहिर सी बात है कि भागीदारी को दिवाने के लिए हम उनके साथ चल रहे थे। तो चलिए, बहुत बहुत आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। लगातार हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, क्या लग रहा है कि ये चुनाव से पहले जो समाजवादी पार्टियों से और कितने झटके यहां पर लग सकते हैं? देखिए, झटका क्यों लग सकता है, क्योंकि ये छोटी छोटी जो क्षेत्रीय पार्टी उनको मिलाकर 2022 में चुनाव लड़ा गया था और कहीं ना कहीं सीटों में बढ़त हुई। हालांकि समाजवादी पार्टी की बढ़त हुई और कहीं ना कहीं सुभाषपा की 6 सीटें निकली थी। तो जाहिर सी बात है कि झटका जरूर लग रहा है, क्योंकि दो पार्टियां अभी तो फिलहाल एक पार्टी महान दल अंकुर हटा है और जिस तरह के तेवर ओम प्रकाश राजभर के नजर आ रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं अलगाव कर सकते हैं। लेकिन हालांकि इस तरह की घोषणा अभी नहीं की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा जो गठबंधन है वो बदस्तूर जारी है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको नजरअंदाज करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 6 विधायक है। अगर हमारे पास 20 से 25 विधायक होते तो शायद हमें भेजा जाता, लेकिन हमको नहीं भेजा गया। और साफ तौर पर और उन्होंने दोहा भी मारा कि मांगे उसी जो दे खुशी से, इस तरह का दोहा भी मारा ओम प्रकाश राजभर ने। लेकिन अभी फिलहाल अलगाव की बात नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से तेवर नजर आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के और नाराजगी नजर आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को आगे झटका लग सकता है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव का एक बड़ा चुनाव होता है और चुनाव को देखते हुए लगातार सभी पार्टियां कहती है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो सब गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन गठबंधन ओम प्रकाश राजभर अगर इससे अलग होते समाजवादी पार्टी से, तो किसके पास जाते हैं वो अभी फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कल प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर से बात की और उनके हालचाल भी जाने और ये पूछा भी कि आखिर बात क्या हुई। लेकिन ये एक पैतरा कहा जा सकता है लोकसभा चुनाव का, क्योंकि जिस तरह से चुनाव नजदीक आते हैं, राजनीतिक पार्टियों में दल बदल का ये गठबंधन का जो फेर है वो शुरू हो जाता है। अब थोड़ा सा इंतजार करना हो गया और आने वाले समय में देखते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी क्या समाजवादी पार्टी से अलगाव हो सकता है या समाजवादी पार्टी के साथ ही वो लोकसभा में रहेंगे। जितेंद्र, जिस तरीके से अगर बात की जाए केशव देव मौर्य की, तो उन्होंने क्या क्या जो आरोप है अखिलेश यादव पर लगाए हैं? देखिए, केशव देव मौर्य ने जो महान दल के नेता है, उन्होंने साफ तौर पे इस बात के लिए कहा कि हमें इज्जत नहीं मिल रही थी, हमको नजरअंदाज किया जा रहा था। और नजरअंदाज का आरोप जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर उनके बेटे लगा रहे हैं, तो केशव देव मौर्य ने भी लगाया था। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि केशव देव मौर्य ने कहा कि हमें नजरअंदाज करने का काम किया जाएगा, हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी। तो इसी के चलते हम अलगाव हुए और कहीं ना कहीं केशव देव मौर्य ने इसी को बयानबाजी के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन है वो खत्म किया है। जितेंद्र, क्या लग रहा है जिस तरीके से अखिलेश यादव द्वारा सुभाषपा के किसी भी प्रत्याशी का नाम का ऐलान नहीं किया गया, तो इससे क्या लग रहा है कि इन दोनों पार्टियों के बीच जो गठबंधन है उसमें दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, अभी तक तो फिलहाल निशा की जो बात आप बता रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन हालांकि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अभी इसकी घोषणा नहीं की है और ना ही समाजवादी पार्टी ने की है। लेकिन मन की जो दूरियां होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और साफ तौर पर 2022 में गठबंधन के रूप में दोनों साथ चले और कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमको नजरअंदाज करने का काम कर रहे हैं, तो इसकी नाराजगी है। और कहीं ना कहीं उसको नाराजगी को आगे भी देखा जा सकता है। कायस यही है कि ओम प्रकाश राजभर लोकसभा में कहाँ दिखाई देंगे अभी फिलहाल तय नहीं है, लेकिन उन्होंने बदस्तूर गठबंधन कहा है और उन्होंने कहा कि हम बैठक करेंगे, हम बातचीत करेंगे, उसके बाद ही जो भी होगा वो निर्णय लिया जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों के अंतर्गत पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बुधवार को किसानों को धान की बुआई के लिए 10 जून से 17 जून तक चरणबद्ध ढंग से 8 घंटे बिजली सप्लाई देने का भरोसा दिया है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वितरण विंग की बुधवार प्रातःकाल आगामी धान के सीजन के प्रबंध संबंधी मीटिंग हुई। आपको बता दें कि बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने कई इंजीनियरों के साथ मिलकर मीटिंग की और मीटिंग का मुख्य एजेंडा धान के सीजन के दौरान किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किए जाने वाले प्रबंधों के साथ साथ इस समय के दौरान उद्योगों और अन्य उपभोक्ताओं के लिए बिजली के उचित वितरण को बरकरार रखने के लिए उठाए जाने वाले कदमों संबंधित चर्चा करना था। आपको बता दें कि राज्य के हर वर्ग के
उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के लिए तनदेही से मेहनत करने से अधिकारियों की पीठ थपथपाते हुए बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने अधिकारियों को हिदायतें करते हुए कहा कि राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को निस्वार्थ सेवाएं देने के उद्देश्य से वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने फील्ड वर्करों की सुरक्षा की भी महत्ता पर जोर दिया और सीनियर अधिकारियों को ये यकीनी बनाने के लिए कहा कि सभी लाइन स्टाफ को जरूरी सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जाएं। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन अधिकारियों को उपभोक्ताओं की तरफ से टेलीफोन पर दर्ज कराई शिकायतों की सूचना चाहिए और व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं को तुरंत हल करने की पूरी कोशिश की जाए। इस व्हाट्सएप नंबर पर किसान यूनियनों, औद्योगिक एसोसिएशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के नेता, गांव के सरपंच, मेंबर आदि गणमान्य व्यक्ति शामिल किए जा सकते हैं। बिजली मंत्री ने भरोसा दिया कि कॉर्पोरेशन ने सभी माननीय उपभोक्ताओं को पंजाब में निरंतर निर्विघ्न बिजली सप्लाई दी जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय सरहद से लगते कटीली तार से पार क्षेत्रों में बुआई 10 जून से शुरू हो जाएगी, जिसके बाद 14 से दूसरे पड़ाव के अंतर्गत 10 जिलों होशियारपुर, जलंधर, SBS नगर, कपूरथला, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, रूपनगर, SAS नगर और बाकी के 13 जिलों बठिंडा, बरनाला, फरीदाकोट, श्री मुक्तेश्वर साहिब, पटियाला, संगरूर, मरलेकोटला और लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, मानसा, मोंगा, फाल्जिका में 17 जून से धान की जो बुआई है उसका काम शुरू हो जाएगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से धान के सीजन को देखते हुए 8 घंटे बिजली सप्लाई की बात कही गई है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें कि शुरू से ही किसान एक डिमांड कर रहे हैं कि धान की बिजाई शुरू होने वाली है और जब बिजाई शुरू होनी है तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की मांग की गई है, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है और उसके लिए बकायदा अगर हम कहें कि मोटर चलती है, मोटर चलने के लिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए और अगर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं होती है तो बिजाई में देरी होगी और कई जगह ठीक से बिजाई भी नहीं हो पाएगी। और इस बार की अगर हम बिजाई की बात करें तो 3 चरणों में होनी है। सबसे पहली बिजाई अगर हम बोलें कि कल 10 तारीख से शुरू हो जाएगी, जो सभी बॉर्डर्स में जिले हैं, जो बॉर्डर से सटे हुए जिले हैं, वहां पर अगर हम कहेंगे 10 तारीख से बिजाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर हम कहेंगे पहले चरण की बिजाई शुरू होगी बाकी सभी जिलों में, जो 14 जून से है। वहां पे अगर हम कहेंगे 10 जिलों के अंदर बिजाई शुरू होगी, जिसमें सीधे तौर पर हम कहेंगे होशियारपुर, जलंधर, कपूरथला, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, ये वाले जिले आएंगे। और उसके बाद जो अगली स्टेज है या फिर हम कहेंगे फाइनल स्टेज है 17 तारीख से, तो बाकी बचे हुए 13 जिलों में 17 तारीख से। तो इन 3 चरणों में अगर हम कहेंगे बिजाई का जोन बांटा आ गया और इसका मेन रीजन ये है कि 3 जोन से बांटे जाने से पहले एक पानी की खपत कंपैरेटिवली कम लगने की बात की गई है। दूसरी तरफ ये भी चीज कही गई है कि बिजली एक्सपेक्टेशन से कम लगेगी। अगर एक साथ जो लोड आता है, अगर हर जगह बिजाई एक साथ शुरू होती है तो जो पावर की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और शायद जो हमारा पावर ग्रिड है वो इतना लोड सहन ना कर सके, इसलिए उनको स्टेजेस में बांटा गया है। तो स्टेज में बांटे होने के कारण जो लोड है वो कम रहेगा। पर एक आश्वासन लगातार लंबे समय से किसान सरकार से मांग रहे थे कि हमें जब बिजाई शुरू हो जाएगी तो अनइंटरप्टेड कम से कम 8 घंटे, तो डिमांड तो 12 घंटे की थी पर कम से कम 8 घंटे के ऊपर सहमति बनी है कि कम से कम 8 घंटे लगातार अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई रहेगी और उसका ही इस्तेमाल किसान अपनी बिजाई के लिए करने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि आश्वासन आ चुका है, सरकार अपनी तरफ से सहमति जता चुकी है और कल से बिजाई शुरू हो जाएगी। तो क्या कल 8 घंटे लगातार बिजली आ पाएगी? क्योंकि अभी भी पंजाब में कई जगह पावर कट लग रहे हैं, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और जो बिजली की डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। जी अमित, जिस तरीके से अगर बात की जाए बिजली मंत्री की, तो बिजली मंत्री ने एक बैठक की थी जिसमें कि ये बिजली सप्लाई को लेकर ये बैठक की गई थी, तो इस बैठक में क्या कुछ अहम रहा? देखिए, बैठक में सीधे तौर पे कहें कि मेन इशू ये था कि क्या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जा सकती है, क्या जो 8 घंटे का वादा किया गया वो पूरी तरह से निभाया जा सकता है। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हुई थी कि जो कि ड्यूटीज किसकी लगानी है, क्या पावर ग्रिड सफिशिएंटली एबल है, क्या रिपेयर चल रहे हैं तो नहीं है, कहीं कोई नया ग्रिड तो नहीं स्टार्ट करने की जरूरत, कोई पावर लाइन मेंटेन करने की तो नहीं जरूरत। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा की मीटिंग में, इन सभी बातों के ऊपर डिस्कशन की गई है और फाइनली हम कह सकते हैं कि जो 8 घंटे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका डिसीजन
दिया गया। क्योंकि देखिए 8 घंटे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का डायरेक्ट डिसीजन काफी ज्यादा अहम होता है, क्योंकि जो डिमांड है खेतों में, क्योंकि पावर सप्लाई सीधा खेतों में जानी है, किसानों के पास जानी है, तो क्या ये सफिशिएंट होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या उसके लिए हमारे पास पर्याप्त बिजली है या नहीं है। इस चीज को लेकर खुद बिजली मंत्री अपनी डीटीओ ने मीटिंग की थी और डिपार्टमेंट ने डिस्कस किया था कि पहले क्या ये फीजिबल हो पाएगा, क्या हम 8 घंटे लगातार बिजली दे पाएंगे। तो देखिए 10 तारीख से लगातार ये डिमांड शुरू हो जाएगी और 17 से 30 तारीख तक ये डिमांड रहने वाली है, क्योंकि तब अगर हम कहेंगे जो स्टार्टिंग की बजाय होती है तब पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। और उसके लिए ऐसी तौर पे कहें कि अगर हम कहें इस बार की फोर्स या हम कहेंगे जो मोटर चल रही है उसके लिए जो बिजली चाहिए वो भी बहुत ज्यादा पीक में हो गया। और इसी साथ आम जनता भी बिजली का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि गर्मी जून स्टार्ट हो चुकी है, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किसी तरीके से इसको मैनेज किया जाए। और इसी चीज इन सभी पहलुओं के ऊपर लेकर डिस्कशन की गई थी। जी अमित, अगर बात की जाए किसानों की, तो अगर किसानों की बात की जाए तो इस पूरी बिजली सप्लाई को लेकर किसानों का क्या क्या रिएक्शन सामने आया है? देखिए किसानों की बात करें तो किसान सीधे तौर पे 12 से 16 घंटे की बिजली मांग रहे थे। तो स्टार्टिंग में अगर हम कहें कि पहले पॉइंट रखे गए थे, इसको लेके बकायदा प्रदर्शन भी किए गए। अगर आपको याद है कि मोहाली बॉर्डर पर किसानों ने आके प्रदर्शन किया था, तो उसमें बिजली का मुद्दा भी था। उसमें 2 अहम मुद्दे थे। बिजाई की पहले बिजाई 4 स्टेजेस में काटी गई थी, 4 स्टेजेस में स्प्लिट की गई थी, जिसमें हम बात करें कि 16, 18 ऐसे स्प्लिट की गई थी। तो उसके बाद किसानों ने प्रदर्शन किया, बात की कि जो नॉर्मल, क्योंकि अगर आमतौर पर देखें 10 जून से बिजाई शुरू होती है, तो किसानों ने बात करके बोला कि आखिर 10 जून से बिजाई क्यों नहीं शुरू होती। पर इसके ऊपर सरकार का तर्क था कि स्टेजेस में करने से पानी ज्यादा बचेगा, क्योंकि पानी के मानसून के सीजन भी नजदीक आ जाता है। स्टेजेस में पानी की डिमांड कम लगेगी, बिजली की डिमांड कम लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव हम जून में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उन सब चीजों को देखिए, उन सब पहलुओं को देखकर कि ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए ये सब चीजें सोची गई थी। पर किसानों ने काफी ज्यादा विरोध किया था। उन्होंने कहा कि जो अगर डिले होती है तो डिले होने से फसल लेट तैयार होगी, और लेट फसल तैयार होगी तो उसमें कहीं ना कहीं नमी का खतरा रहता है, जिसके बाद में सरकार रिजेक्ट कर सकती है। तो इसके ऊपर सरकार का तर्क था कि हमने एक एक दाना आपका उठाएंगे, किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। पर फिर भी काफी ज्यादा अगर हम कहें कि डिस्कशन हुए, जिसमें फाइनल में ये डिसाइड हुआ कि जो बॉर्डर के जिले हैं वहां पे 10 जून से बिजाई शुरू हो जाएगी, और बाकी सभी जगहों पर 2 स्टेजेस में, पहले जहां 4 स्टेजेस थे अब वो 2 स्टेज कर दिए गए थे, 14 और 17 कर दिया गया। तो 3 स्टेजेस में अगर हम कहेंगे इस बार पंजाब में बिजाई होगी, और पंजाब में अलग अलग, पहले जो सीधे जोन से, पहले 4 अलग अलग जोन थे और चारों जोन को एक एक डेट दिए थे, पर उन्हें रीजनल वाइज कर दिया गया है 10, 14 और 17। तो उससे फर्क काफी पड़ने वाला है। अब ये देखना होगा कि ये जो पहले इनिशिएटिव लिया गया पंजाब सरकार से, ये जो जोन स्प्लिट किया गया, उसका कितना फायदा हमें देखने मिलता है। कि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो सरकार चाहेगी कि अगली बार से भी ऐसे ही प्रोसेस उठाया जाए, और जोन में अगर स्प्लिट करके पानी बचता है तो पंजाब के लिए एक अच्छी खबर ही है। अमित, जिस तरीके से बिजली मंत्री द्वारा ये मीटिंग ली गई थी, उसके बाद बिजली मंत्री द्वारा बिजली की सप्लाई को लेकर क्या क्या निर्देश अधिकारियों को यहाँ पर दिए गए हैं? देखिए बिजली सप्लाई को लेकर सीधे तौर पर निर्देश दिए गए। पहले तो ये चीज सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जो किसानों के खेतों में बिजली जानी है वो अनइंटरप्टेड 8 घंटे तक एग्जैक्टली जाए, कि वहां पे कोई दिक्कत ना आए, कि कोई पावर ग्रिड फेल ना हो जाए, कहीं कोई सब्सिडी खराब ना हो। उन सब चीजों को जांच करने की ऑर्डर दे दी गई, और ये पहली जांच चल रही है, क्योंकि कल से अगर हम सीधे तौर पर कहें कि बिजाई शुरू हो जाएगी, और बहुत ज्यादा अहम होता है कि सभी तैयारियां समय से पहले पूरी की जाए। अगर आप देखेंगे खुद बिजली मंत्री का इनॉग्रेशन लगातार कर रहे हैं, लगातार पंजाब के सभी पावर प्लांट का निरीक्षण करने खुद जा रहे हैं। तो एक पॉजिटिव इमेज रखने की कोशिश की जा रही है पंजाब सरकार की, पूरी तरह से तैयारी किया। पंजाब सरकार ने अपनी कमर बांध रखी है कि इस बार हमने किसानों को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देनी है। पर सवाल यहाँ पे 2 है, क्या हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में कोयला रहेगा, क्या हम लोग सफिशिएंट मात्रा में बिजली दे पाएंगे, पंजाब सरकार ये दे पाएगी, एक सवाल खड़ा रहेगा। जी अमित, जिस तरीके से अगर बिजली की बात की जाए, तो अगर बिजली संबंधी कोई समस्या सामने आती तो इसे लेकर क्या प्रबंध सरकार द्वारा किए गए हैं? देखिए ड्यूटीज असाइन कर दी गई हैं। अगर हम बात करेंगे कई चीजें, कई पहलू हैं। सबसे पहले तो कि अगर पावर ग्रिड फेल होती है, कहीं ट्रांसफार्मर बर्न ऑफ होते हैं, ट्रांसफार्मर खराब होते हैं, तो उनके लिए बाकायदा लाइनमैन की ड्यूटी लगाई गई है। उन्हें बाकायदा 24 घंटे तैयार रहने के लिए कहा गया है, कि चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। क्या हम कहेंगे शिफ्ट को बढ़ा दिया गया है, और एक तरह से जो सभी ऑन ड्यूटी कर्मचारी उन्हें भी अवेयर कर दिया गया है कि अभी के जो अगले 10 दिन सीधे अगर हम कहें कि 10 तारीख से 20 तारीख तक सभी को अवेयर कर दिया गया है कि एक बहुत ही क्रूशियल पीरियड है बिजली विभाग के लिए, और पंजाब में बिजली की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है।
तो आप सबको चौबस रहना होगा, आपको रेडी रहना होगा अगर कहीं पे भी अपॉइंट करना होगा। देखिए इसके लिए अलग अलग ड्यूटीज भी लगाई गई हैं। अगर हम कहें कि जो लोग जो नीचे वहाँ के रेजिडेंट्स भी हैं उनको भी अवेयर किया गया, गाँव के सरपंच सबको भी बताया गया कि अगर आपके यहाँ कोई दिक्कत आ रही है या आपको पता है कि दिक्कत आ सकती है तो आप बिजली विभाग से संपर्क करें। आप पहले ही उन्हें अवेयर करें ताकि समय रहते उसे पहले ही टाला जा सके, क्योंकि कोई चीज जो खराब होने वाली है और कोई चीज जो खराब हो चुकी है दोनों के रिपेयर में बहुत ज्यादा फर्क आता है। जो चीज खराब होने से पहले अगर उसे ठीक कर लिया जाए तो एक बड़ा, अगर हम कहें डिले टल सकता है, तो वहीं कोई चीज खराब हो जाए तो जरूरी नहीं कि वो ठीक भी होगी। तो ये चीजों को ध्यान रखने का बात है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर सुर्खियों में आए सांसद नवनीत राणा और रवि राणा मामले में पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। आपको बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई जो है 16 जून को होगी। दोनों को बोरीवली कोर्ट में कल पेश होना था। पुलिस ने दंपत्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत दर्ज किए गए केस में चार्जशीट जो है दायर की है। नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को उनके मुंबई स्थित निवास में उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने मुंबई के बांदा में सीएम व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। राणा दंपत्ति के खिलाफ देशद्रोह और अन्य धाराओं में 2 केस जो है दर्ज किए गए हैं और राणा दंपत्ति को 4 मई को कोर्ट ने जमानत दी थी और 5 मई को वे जेल से रिहा हुए थे। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने महाराष्ट्र में अमरावती से सांसद नवनीत राणा के उत्पीड़न के मामले में महाराष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया है। राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई के पुलिस आयुक्त को 15 जून को समिति के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। सांसद राणा ने गत दिनों मुंबई में गिरफ्तारी और जेल में रखे जाने वाले के दौरान अपने उत्पीड़न की जो शिकायत थी वो की थी। इस मामले में महाराष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों को समिति ने तलब किया है और भाजपा सांसद सुनील सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने अगले सप्ताह मामले की सुनवाई करेगी और सांसद राणा ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की लोकसभा स्पीकर से शिकायत की थी। स्पीकर ने यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया है। खार पुलिस स्टेशन ने ये जो केस, ये जो चार्जशीट फाइल हुई किस केस में हुई है, कितने पन्नों की है, क्या हुआ वहाँ पर? उसी केस में हुई है। ये एफआईआर नंबर 506 ऑफ 2022 है। खार पुलिस स्टेशन में ही किया गया था। चार्जशीट अभी फाइल की है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने। नेक्स्ट डेट 16 जून दी गई है। एप्लीकेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए बोल दिया गया है। द मैटर इज अ सेशन ट्रायबल मैटर, so the matter will be transferred to the sessions court. आज राणा दंपत्ति को कोर्ट में आना था, वो आए नहीं। आप लोगों ने क्या एग्जिबिशन एप्लीकेशन फाइल किया? सरकारी पक्ष ने क्या इसका विरोध किया? एग्जामिशन एप्लीकेशन फाइल किया था। ऑनरेबल कोर्ट ने एग्जामिशन एप्लीकेशन ग्रांट भी किया है। उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था बट इट हैज़ बीन ग्रांटेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। कितने पेजेस की चार्जशीट है ये? आई कैन नॉट गिव एनी। कौन सी धाराओं में ये आरोप पत्र जो है वो दायर किया? इट्स सेक्शन 353 एंड सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अब ये केस जो है वो सेशन कोर्ट में कमिट होगा? यस, सेशंस कोर्ट में जाएगा। चार्जशीट फाइल हो गया सर? चार्जशीट फाइल झालेला आहे। कितने पन्ने का चार्जशीट है? सरकारी वकील सांगितलं। थँक्यू। आप बताइए। थँक्यू। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, अगर बात की जाए चार्जशीट की, तो पुलिस ने कल राणा दंपत्ति के खिलाफ चार्जशीट जो है दायर की है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो चार्जशीट दायर की गई है, ये कितने पन्नों की है और किस मामले को लेकर ये चार्जशीट दायर की गई है? क्या ये पुराने मामले को लेकर दायर की गई है या किसी नए मामले को लेकर ये चार्जशीट जो है दायर की गई है? देखिए, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में जो मामला दर्ज किया गया था, जिसमें धारा 353 और /34 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें सरकारी काम में बाधा डालने की जो धाराएं लगाई गई थी, उसके तहत जो है कल मुंबई के बोरीवली कोर्ट में 100 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है। इस चार्जशीट के बाद उनके वकील ने कहा है कि इसका हम चैलेंज करेंगे, लेकिन इस बीच नवनीत राणा ने जिस तरह से लगातार मुंबई पुलिस और सरकारी महकमे के ऊपर आरोप लगाया था, उसको लेकर कहीं न कहीं महाराष्ट्र के कई बड़े अधिकारियों को लोकायुक्त ने तलब किया है, जिसका जवाब देना। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अगर बात की जाए, कल की अगर बात की जाए, तो कल राणा दंपत्ति को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन राणा दंपत्ति जो है कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो इसे लेकर क्या कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई के बांद्रा कोर्ट में उपस्थित होना था, लेकिन बांद्रा कोर्ट के चूंकि जज नहीं थे, इसलिए पूरा मामला मुंबई के बोरीवली लाया गया। इस बीच बोरीवली में आने के बाद नवनीत राणा और रवि राणा को आने की अनुमति थी, लेकिन क्योंकि कोर्ट बदल गई इसलिए उन्हें उपस्थित होना जरूरी नहीं समझा गया। लेकिन आगे जब 16 जून को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तो नवनीत राणा और रवि राणा को उपस्थित होना बेहद अनिवार्य होगा। उसके बाद इस पूरे मामले पे फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन इस बीच नवनीत राणा ने जिस तरह से लगातार आरोप लगाए हैं, उस पर भी सरकारी महकमे को जो है जवाब देना होगा। अगर बात की जाए सुनवाई की, इस पूरे मामले में सुनवाई की, तो अगली सुनवाई जो है वो 16 जून को होनी है। तो इस 16 जून को जो ये सुनवाई होने वाली है, तो इसमें क्या कुछ अहम रह सकता है? क्या क्या याचिकाएं इसमें दायर की जा सकती हैं? देखिए, सबसे अहम बात की जिस तरह से 100 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है, उसमें बताया गया कि नवनीत राणा ने सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी मनमानी करने की कोशिश की है। इस बीच सरकार के तमाम जो महकमे हैं, उनके साथ भी उन्होंने बदतमीजी की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी अपशब्द कहे हैं। ये तमाम चीजें उसमें समाहित है। अब ऐसे में नवनीत राणा की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा वह जो है उनके वकील बताएंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार नवनीत राणा और रवि राणा ने सरकार के ऊपर और मुंबई पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, उस पर पूरा मामला निर्धारित होता है कि किस तरह के माननीय कोर्ट इस पर अमल करती है और फैसला सुनाती है। सत्यप्रकाश, अगर बात की जाए चार्जशीट की, तो कल राणा दंपत्ति के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट जो है दायर की, लेकिन अब चार्जशीट दायर करने के बाद क्या क्या मुश्किलें जो हैं इन राणा दंपत्तियों की बढ़ सकती हैं? कौन कौन सी मुश्किलें राणा दंपत्तियों की बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, जिन धाराओं के तहत उन्हें चार्जशीट की गई है, उस धारा में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इनके ऊपर जो गिरफ्तारी हुई थी वह गिरफ्तारी राजद्रोह के मामले में हुई थी। लेकिन अगर 353 धारा की बात होती है तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से माननीय कोर्ट जो है गिरफ्तारी की बात कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आरोप लगे हैं, वो आरोप अगर तय होते तो गिरफ्तारी होती। लेकिन दूसरी तरफ नवनीत राणा और या राणा दंपति ने भी लोकायुक्त को भी शिकायत दी है, उसके बाद लोकसभा में भी शिकायत दी है कि इस तरह की चीजें उनके साथ हुई है जो बेहद गलत है। उस पक्ष को भी देखा जाए तो नवनीत राणा को एक राहत भी मिल सकती है। फिलहाल चार्जशीट मिलने के बाद यह माना जा रहा है कि नवनीत राणा को राहत मिल सकती है। सत्यप्रकाश, अगर एक बात जो है बड़ी सामने आ रही है, ये बात है कि जो राणा दंपत्ति हैं, उनके जो वकील हैं, वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि राणा दंपत्ति को कोर्ट में पेश ना हो पाए। पर आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों राणा दंपत्ति को कोर्ट में पेश नहीं होने दिया जा रहा है? क्यों उनके वकील द्वारा ऐसी कोशिश जो है की जा रही है? बिल्कुल निशा जी, देखिए, राणा दंपति के वकील चाहते हैं कि नवनीत राणा और रवि राणा अगर कोर्ट में हाजिर होते तो जाहिर तौर पर माननीय जज जो है उनसे सवाल जवाब तलब कर सकते हैं। ऐसे में वकील जो जवाब देगा वो राणा दंपति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भावना के आवेश में आकर कोई जवाब दे देना कहीं न कहीं उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसलिए चाहते हैं कि वह खुद जो है उनके केस की पैरवी करे, न कि उनके डायरेक्ट राणा दंपति करे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वह खुद कोर्ट के सामने हाजिर हो और उनकी तरफ से जो अपनी दलीलें वो रखे।
तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि देहरादून में शुक्रवार 10 जून को सचिवालय में कैबिनेट बैठक होगी और आपको बता दें कि बजट सत्र से पहले होने जा रही ये कैबिनेट बैठक कई मायनों में अहम और खास मानी जा रही है। आपको बता दें कि धामी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। 10 जून को धामी सरकार की कैबिनेट बैठक शाम 5 बजे से सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में होगी। आपको बता दें कि 14 जून से शुरू होने जा रही विधानसभा के बजट सत्र से पहले धामी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में कई विधेयक और अध्यादेशों को कैबिनेट ने से मंजूरी मिल सकती है और चंपावत उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत के बाद होने जा रही ये कैबिनेट बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि शुक्रवार को होने जा रही इस कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के वेतन भत्तों के अलावा लंबे समय से आंदोलन पर चल रहे कर्मचारियों की मांग पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड और भूमि सुधार कानून को लेकर भी धामी सरकार अपना मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है, जिसे आने वाले विधानसभा सत्र में अमली जामा पहनाने की कोशिश होगी। इसके अलावा विभागों के बजट संबंधी प्रस्ताव और अन्य विषयों पर भी इस कैबिनेट बैठक में मुहर जो है लग सकती है। तो आपको बता दें कि देहरादून में शुक्रवार 10 जून को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। बजट सत्र से पहले होने जा रही ये कैबिनेट बैठक जो है कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसी के साथ धामी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। 10 जून को धामी सरकार की कैबिनेट बैठक शाम 5 बजे से सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में होगी और 14 जून से शुरू होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र से पहले धामी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में कई विधेयक और अध्यादेशों को कैबिनेट से मंजूरी जो है मिल सकती है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्करी, जिस तरीके से 10 जून को जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, तो इस बैठक को लेकर क्या कुछ अहम रह सकता है, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए निशा, 10 जून यानी कल को शाम 5 बजे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके साथ कैबिनेट बैठक करने वाले हैं। इसमें खास तौर से अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत वक्त से जो है प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी त्रैमासिक प्रोत्साहन विवाद का चल रहा है, उसका निपटारा हो सकता है। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड जो समान नागरिकता कानून है वो पटल पर आ सकता है, क्योंकि उसके लिए कमेटी गठित कर दी थी। तो कहीं अगर हम बात करें, उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करने वाला पहला राज्य बन गया है। हालांकि अभी जो है ये कानून पास नहीं हुआ है, इसको लेकर कमेटी भी गठित कर दी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, तमाम इस तरह के मुद्दे हैं जो सालाना बजट पेश होना है उसको लेकर जो तमाम प्रस्ताव आए हैं, जो आम राय शुमारी आई है उस पर विचार विमर्श हो सकता है। और कई तरह के मुद्दे हैं, तमाम जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों के अलावा लंबे समय से जो आंदोलन पर चल रहे कर्मचारी उनकी मांगों पर भी विचार हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि बजट सत्र से पहले चूंकि धामी सरकार की इस तरह से एक प्रचंड बहुमत उनको प्रचंड जीत उनको वहां से मिली है चंपावत उपचुनाव के बाद, सीधा जो है पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं तोहफा दे सकते हैं। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की या बात करें हम तमाम जो सरकारी कर्मचारियों का वेतन भत्तों को लेकर विचार विमर्श हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। दिशा, बैठक जो है 10 जून को कहां पर होनी है और इस बैठक में कौन कौन जो लोग हैं वो शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये उत्तराखंड सचिवालय के जो विश्वकर्मा सभागार है उसमें बैठक होनी है। अगर हम बात करें कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है, तो प्रदेश के तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, चंदन रामदास हैं, सतपाल महाराज हैं, सुबोध उनियाल हैं, प्रेमचंद अग्रवाल हैं और सौरभ बहुगुणा है, ये तमाम जो मंत्री हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं, वो अपनी बात इसमें रखने वाले हैं। और कई ऐसे प्रस्ताव हैं, खास तौर से अगर हम बात करें, चूंकि ये बजट सत्र से ठीक पहले जो है कैबिनेट बैठक होने जा रही है, तो बजट सत्र में क्या कुछ होने जा रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर विचार विमर्श हो सकता है। आए जो
आम रायशुमारी है, जो आम लोगों से राय ली गई थी, आम लोगों से जनसंवाद किया गया था, उसमें क्या कुछ होने वाला है, लोगों के हित के लिए किस तरह से बजट पेश किया जा सकता है, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। और कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है, एक लंबे समय से जो भूमि सुधार कानून है उसकी बात भी चल रही है, बहुत अध्यादेश भी आ सकता है, तो ये कई तरह के कानून पर बात हो सकती है, अध्यादेशों पर बात हो सकती है, कई फैसले इसमें आ सकते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा जो फैसला, जो बात चल रही है प्रदेश में, वो कर्मियों की त्रैमासिक भर्ती की उसकी बात चल रही है, उसका कहीं ना कहीं हल निकल सकता है और तमाम जो सरकारी कर्मचारियों की वेतन भत्तों को लेकर डिस्कशन हो सकता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अस्क्री हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।